अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के चलते नहीं हो पाई। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा अगले सेशन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट मुलतवी होने के बाद कांग्रेस की सदारत में अपोजिशन पार्टियों ने विजय चौक पर तिरंगा मार्च किया। अडानी मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को लेकर अड़ी कांग्रेस और 12 दीगर अपोजिशन पार्टियों ने अपना एहतजाज जाहिर करने के लिए लोकसभा सदर ओम बिरला की तरफ से रखी गई शाम की चाय की पार्टी का भी बाइकआउट किया। पिछले 14 मीटिंग्स के दौरान यानी 14 सेशंस के दौरान ऐवान में अडानी हिंडनबर्ग मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग और राहुल गांधी की रुकनीत रद्द करने को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी एमपीज ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर हंगामा किया। इनके चलते भी ऐवान की कार्रवाई एक भी दिन नहीं चल पाई। प्रदान की गई समर्पित तबलीग सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबंधित एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्याधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नेशनल सॉन्ग मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि आज फिर कांग्रेस एमपीज और बाकी अपोजिशन कायदीन ने मिलकर ऐवान में हंगामा किया। आज उन्होंने फिर काले कपड़े पहनकर ऐवान की बेइज्जती की। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ना तो ऐवान में यकीन रखती है और ना ही मुल्क के कानून का एहतराम करती है। संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए
दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है देश देख रहा है। अभी हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर के कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से बातें कही हैं और जिस तरीके से जुलूस निकल करके कोर्ट के परिसर में गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। और कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो गया, उनके लिए जब हियरिंग होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो विशेष परिवार से आते हैं, इसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। ये एक तरीके से हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर में भी ये एक प्रहार है। देश के कानून सबको बराबर नजर से देखते हैं, लेकिन इतिहास में पहले बार ऐसे हुआ कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होता है और उसका प्रहार करते हैं कानून के जो रक्षक को, हमारे जजों के ऊपर में, कोर्ट्स के ऊपर में प्रहार करते हैं। इससे दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी न संविधान को मानते हैं, न हमारा कानून व्यवस्था को वो सम्मान देता है। और साथ साथ इन्होंने जो बार बार काले कपड़े पहन करके अपने काले करतूतों को छुपाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है और हम संविधान को मानते हुए संसद का रक्षा करना और देश के कानून और संविधान को रक्षा हम करेंगे, इसका हम प्रण लेते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा एमपी सब हम मजबूत से काम करते हैं। और कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अपोजिशन पार्टी का जो एक पिटीशन आया उसको खारिज कर दिया। वो जानते थे कि कानून अपने हिसाब से चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम नहीं करते हैं। जानते हुए भी जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया और ये कह करके कि ईडी या सीबीआई का काम काज को भी रोक लगाना चाहिए। यानी कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दबाव डाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से खारिज कर दिया है। और हमारे यहाँ सिस्टम से चलता है कांग्रेस के। बजट इजलास के आखिरी दिन अपोजिशन पार्टियों ने अडानी हिंडनबर्ग मामले और राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक तिरंगा झंडों के साथ मार्च निकाला। मार्च की क़यादत कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी दीगर मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मार्च में शिरकत की। तिरंगा मार्च के बाद अपोजिशन जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कभी भी जो कहती है उस पर अमल नहीं करती। एक मिसाल ये है कि 50 लाख करोड़ का बजट 12 मिनट में पास हो गया। वो हमेशा कहते थे कि अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हुक्मरान जमात ने रुकावटें खड़ी की। जब हम बोलने के लिए उठते और नोटिस देते, नोटिस पर बहस का मुतालबा करते थे, तो वो हमें बोलने की इजाजत नहीं देते थे। Recent democracy is in danger in this country. The parliament is becoming a mockery. The government themselves is not allowing to run the parliament. Entire trustee bench during the session has stopped the parliamentary proceedings. Why? They don't want to discuss this Adani scam. They are running away from the Adani scam. We are continuously asking for an inquiry, JPC inquiry on this thing. They don't want to do this. Therefore, they are running away from the parliament. There is no parliament democracy is there. Therefore, we are marching towards that. ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक
जब कभी बोलने की कोशिश की एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। स्थापना दिवस है, आज आप लोग तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। हाँ, भाजपा को है शायद बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, गुस्से का रास्ता छोड़ के गांधी का अपना ले अगर वो, तो मैं समझता हूँ इसीलिए तिरंगा यात्रा। That's right. I think this entire session has been a washout. Shockingly, it began with the ruling party actually saying that the parliament should not be allowed to function. With the resumption of the budget session for the first couple of weeks, disrupted by the Treasury bench, it has never happened in the history of our parliament. Thereafter, with Rahul Gandhi's disqualification, the opposition also rose. The net result is we've had no debate, no discussion, no progress. We've had a situation where 45 lakh crores of taxpayer money has been proved unfinanced without a single minute's discussion. This is not the way parliamentary democracy is supposed to function. Therefore, the objective here has been to show the flag, literally, and to say, let's protect and safeguard our democracy. The future of our country depends on it. मांगे ये है कि आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है और पूरा सत्र ढल गया और भाजपा के सदस्यों ने संसद नहीं चलने दी और जो विपक्ष ने मांगे की थी कोई मांगे उन्होंने नहीं मानी। तो इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्र ध्वज लेके, तिरंगा लेके सड़कों पर सारा विपक्ष उतरा। देखिए, आज पूरा विपक्ष तिरंगे के साए में निकला है, ये बताने के लिए कि पूरे सत्र में जिस तरह से विपक्ष की आवाज कुचली गई वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। सरकार ने एक भी दिन, एक भी मिनट सदन को नहीं चलने दिया। राज्यसभा में, लोकसभा में भी यही स्थिति रही। तो हम सारे लोग, पूरा विपक्ष, 19 पार्टियां तिरंगा लेकर के इसलिए निकली हैं ताकि हम देश को ये बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी के मन में न तो लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान है, ना ही विपक्ष के लिए कोई सम्मान है। वो हर आवाज को कुचल देना चाहते हैं। पहले सड़क पर कुचल रहे थे, अब संसद में भी कुचल रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आज तक इस देश के इतिहास में सत्ता पक्ष वालों ने पूरा सत्र 19 दिन का सत्र नहीं चलने दिया। और आश्चर्य की बात है, इस व्यक्ति को, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी आप सदन में माफी मांगो के नारे लगाकर सदन को नहीं चलने दे रहे। साफ मंशा दिखाता है कि वो आप अडानी घोटाले के किसी नहीं बनाना चाहते हैं, मुद्दे को इधर उधर कर रहे हैं। क्योंकि अडानी मतलब आप खुद उदाहरण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि वो शायद प्रधानमंत्री का इतना जिगरी मित्र है कि वो मित्र बचना चाहिए, चाहे पूरा देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। आप लोगों ने आज फ्लैग मार्च निकाला, क्या संदेश देने की कोशिश थी? देखिए, इस देश में लोकतंत्र रहा है, रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भाजपा चल रही है, जिस तरह से सदन को चला रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया ही नहीं जा रहा है, साफ तरीके से बंद किया जा रहा है। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज अडानी ग्रुप पर एक संगीन इल्जाम लगाया। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने इल्जाम लगाया कि अडानी एंटरप्राइजेस के अहाते से चलने वाली चीनी फर्म पीएमसी प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक चीनी शहरी मॉरिस चैंग के पास है। मॉरिस चैंग चांग चुंग लिंग के बेटे हैं और चांग चुंग लिंग अडानी के भाई विनोद अडानी के बहुत करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर हैं। अडानी एक चीनी फर्म के साथ मिलकर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुदाखलत कर रहे हैं। सुप्रिया ने इसे मुल्क के खिलाफ सरगर्मी बताया। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर।
क्योंकि ये पर्दे दर पर्दे अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है? चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है? चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं? चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं? कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है? लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है। सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी से मुख्य किरदार है और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्य। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली की तरह अजीम चैलेंजों पर काबू पाने की सलाहियत रखती है और कारकुनों की लगन और नेशन फर्स्ट के मंत्र के उसूल पर यह मुल्क में एक नए सियासी कल्चर को जन्म देने में कामयाब रही है। मोदी ने बात बीजेपी के मरकजी दफ्तर में पार्टी के 44वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी के ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ बीजेपी का सियासी नारा नहीं बल्कि आस्था का मामला है। क़ब्ल-अज़ीम बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी परचम लहराया। हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमेरात को रेपो रेट में इजाफा न करने का
फैसला किया है, यानी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट 6.5% बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आज के आरबीआई के फैसले से पहले एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। आरबीआई ने 2022-23 में 6 बार में ब्याज दरों में 2.5%, करीब 2.5% की बढ़ोतरी की थी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। पिछले माली साल की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी, तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्टेबल रखा था, लेकिन 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that in रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनक्लेम डिपॉजिट्स तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बनाने का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। फिलहाल बैंक कस्टमर्स को इन डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए अलग अलग बैंकों की वेबसाइटों पर जाना पड़ता है। नया वेब पोर्टल ग्राहकों को एक ही मुकाम पर अपनी लावारिस जमा रकम का पता लगाने में मदद करेगा। बीते दिनों मरकजी वजीर भगवत कराड़ ने लोकसभा में बताया था कि सरकारी बैंकों ने अकाउंट में लावारिस पड़े करीब 35,000 करोड़ रुपयों को रिजर्व बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। ये पैसे 10 करोड़ 24 लाख खातों में 10 साल या उससे ज्यादा वक्त से बैंकों में पड़े हुए थे, जिस पर किसी ने दावा नहीं किया था। सबसे ज्यादा लावारिस पैसा स्टेट बैंक में जमा था। एसबीआई में 8,086 करोड़ रुपए लावारिस पड़े थे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपए, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि वो इन अनक्लेम्ड अकाउंट से जुड़े सभी ग्राहकों, कस्टमर्स या फिर उनके जो वारिस है उनका पता लगाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाएं। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मुसलमानों को वजू करना फिलहाल ममनू है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्द ही इस सिलसिले में इजाजत मिल सकती है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को समाअत करने का इरादा जाहिर किया। अदालत ने कहा कि वो मुस्लिम फरीक को मस्जिद अहाते में वजू की इजाजत से मुतल्लिक अर्जी दाखिल करने की इजाजत देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उस्मा से मुतालबा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो इलाके बंद हैं उन्हें रमजान के मौके पर खोल दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के बाद 10 अप्रैल को इसका तस्करा करें, फिर 14 अप्रैल को समाअत होगी। एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने इस ताल्लुक से कहा कि मामले पर जल्द समाअत होनी चाहिए क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और वजू वाले इलाके को सील कर दिया गया। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब जल्द ही सिलसिले में वो अर्जी दाखिल करेंगे। इस्लामी ममालिक के 57 रुकनी ब्लॉक इस्लामी ताउन तंजीम ने हिंदुस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते रामनवमी के मौके पर हिंदुओं के मजहबी जुलूसों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम बरदरियों को निशाना बनाने के मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि रामनवमी के मौके पर जुलूसों के दरमियान मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में सख्तगीर हिंदुओं ने रमज़ान के दौरान मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस और दीगर इदारों को निशाना बनाया और तोड़ फोड़ की। इन हमलों की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के इदारों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, लेकिन पुलिस ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को ही गिरफ्तार
गिरफ्तार किया। ओआईसी ने भारतीय हुकूमत से मुल्क की मुस्लिम कम्युनिटी की सलामती, उनके तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और विखार को यकीनी बनाने के लिए कहा है। ताहम हिंदुस्तान ने जवाबन आईओसी को कोई फिरकावाराना जहनीत का करार दिया। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि भारत की मुतअद्दिद रियासतों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने वाले तशद्दुद और तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों पर उसे गहरी तशवीश है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। भारतीय वजारत खारजा ने ओआईसी के इन बयानात की सख्ती से मजम्मत की। नई दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने एक बयान में कहा कि उनकी फिरकावाराना ज़हनियत और भारत मुखालिफ एजेंडे की एक और मिसाल है। ओआईसी भारत मुखालिफ कुव्वतों की तरफ से मुसलसिल जोड़ तोड़ से अपनी साख को नुकसान पहुंचा रही है। अरब लीग ने चारशंबे के रोज मशरिकी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के मुक़द्दस मकाम पर फौज के जरिए छापा मारने के लिए इसराइल की मजम्मत की है। चारशंबे के रोज काहिरा में मुनक़िदा हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में अरब लीग ने इसराइल को इस कशीदगी के नताइज के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया, जिससे खित्ते में अमन और सलामती को खतरा लाहक हो गया और आलमी बरदरी पर जोर दिया गया कि वो फ़लस्तीनी अवाम और बशमूल इबादत की आज़ादी, उनके हुकूक की हिफाजत के लिए आ गया है। राष्ट्रपति भवन में चारशंबे को 53 हस्तियों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पद्मा पुरस्कारों से, पद्मा अवार्ड से नवाजा। इनमें उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव, मेडिकल प्रोफेशनल दिलीप महाल नाबिस और दीगर शख्सियात शामिल थे। इनमें एक शख्स रशीद अहमद खादरी भी हैं, जिन्हें पद्मा अवार्ड दिया गया। जब वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि बीजेपी हुकूमत उन्हें इस अवार्ड से नवाजेगी। हमको नहीं मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्क में 6.5 महीने बाद कोरोना के नए मामले 5000 से ज्यादा आए हैं। चारशंबे को 5335 नए मामले मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 22 सितंबर को 5383 मामले सामने आए थे। चारशंबे को 2826 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। फिलहाल मुल्क में 25887 एक्टिव केसेस हैं। ये 9 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 25488 लोगों का इलाज चल रहा था। अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ 136 कैथोलिक पादरियों ने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर 80 सालों में यानी 1940 से अब तक 600 से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। मेरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन ने चारशंबे को 463 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट 4 साल की तहकीकात के बाद तैयार की गई है। इसमें पादरियों की बदसलूकी और चर्च की इंतजामिया की तरफ से पर्दापोशी की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। इस जुर्म में बाल्टीमोर के आर्केडियोस के अरकान के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। ये अमेरिका का पहला कैथोलिक डाइजर है। नई रिपोर्ट रोमन कैथोलिक चर्च में जिनसी इस्तेहाल के दहाइयों पर मुहित इंकशाफात में ताज़ा तरीन है। जिनसी ज्यादती से मुतालिक इस रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर जराइम का निशाना उन बच्चों को बनाया गया जो चर्च में बहुत छोटे से छोटे काम करने पर मजबूर थे। इस्तेसाल के दौरान उन बच्चों को बताया गया कि खुदा की मर्जी है। साथ ही उन्हें यह भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनके घर वाले जहन्नुम में जाएंगे। गुज़िश्ता साल के आईपीएल चैंपियन गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या खेल के मैदान पर ही नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी कायद बनकर उभरे हैं। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी दूसरी जीत के लिए 6 विकेटों से शिकस्त देने के फौरन बाद पांड्या ने अपनी टीम के अफगान खिलाड़ियों स्पिन के जादूगर राशिद खान और नूर अहमद के साथ सहरी के दस्तरखान का इश्तिराक किया। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।